सावधान, जो भी बच्चे सीडीएस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज रहने वाली है। और ये इस तरह की सिर्फ एक ही वीडियो रहेगी। किसी भी बंदे को सीडीएस क्लियर करना होगा, आज या 5 साल बाद या 10 साल बाद, वो इस वीडियो को देखेगा और सारी चीज़ों को समझ जाएगा कि प्रेपरेशन किस तरह से करते हैं सीडीएस की। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे सीडीएस एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो किस तरह से प्रेपरेशन करनी होती है सीडीएस की, उसके प्रति आपका नज़रिया जो है पूरी तरह से बदल देगी। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, फोकस कैसे रहना है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, आज वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी कि किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से आप इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि आपको कट ऑफ के बारे में सोचना तक ना पड़े। इसके बदले में मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं जो बातें बताऊंगा उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सीडीएस एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं या नहीं क्लियर करने वाले। क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो सभी बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की शुरुआत जो है उसी दिन से हो जाती है जब आपके माइंड में पहला विचार आता है कि जो आपकी आज तक की ज़िंदगी है, ऑर्डिनरी लाइफ है, उसको आप बदलना चाहते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, और इससे बेहतर आपको लाइफ डिफेंस फोर्सेस के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। जब आपके दिमाग में वो पहला विचार आ जाता है ना, उसी दिन से आपकी प्रेपरेशन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जितना डिफरेंस ऑर्डिनरी लाइफ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में है ना, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड का जो डिफरेंस है ना, उतना ही एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक सही तरीका होता है, राइट वे होता है। जिस तरह से आपको आर्मी पूछती है ना, डू यू हैव इट इन यू, आज मैं आपको पूछता हूँ, आर यू डूइंग इट राइट वे। यानी कि आप लोग सीडीएस की प्रेपरेशन जो कर रहे हैं, क्या आप सही तरीके से कर रहे हैं? इस वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों ने गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से सीडीएस क्लियर किया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कट ऑफ जो बढ़ रही है उससे परेशान है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं आगे। बढ़ती हुई कट ऑफ जो है किसी को भी अच्छी नहीं लगती। 1 नंबर पूरा साल खा गया, ये डायलॉग आप सभी ने सुना होगा। यहाँ से आपके दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए कि एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस कितनी होती है। जहाँ पर भी आप किसी भी चीज़ को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा भी आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये सब्जेक्ट तो मैं कर लूँगा, ये टॉपिक तो मैं कर लूँगा, मुझे तो सब आता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। एग्ज़ाम पेपर में जब आप बैठते हैं तो रिज़ल्ट आपके पक्ष में नहीं आता है। तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप प्रेपरेशन करेंगे, किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेना, किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। और 1 नंबर कम आया, 2 नंबर कम आए, 3 नंबर कम आए, तो आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा। हो सकता है आपके पास अटेम्प्ट भी 1 या 2 ही बचे रहे हों। आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स में पेपर निकालना होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक एक नंबर की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। अब आप में से सभी लोग जो हैं, काफ़ी लोग, अगर मैं बात करूं 90%, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप में कोई भी टैलेंट नहीं है। आप ना तो सिंगर हैं, ना ही स्पोर्ट्स पर्सन है, ना ही आपके पास कोई और टैलेंट है। लेकिन ये आप सभी लोगों के लिए है जितने भी मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं
कि वो अपनी फैमिली में पहले ऑफिसर बनेंगे, ये उनके लिए है कि जिसमें कोई टैलेंट नहीं होता ना, उसमें एक टैलेंट ज़रूर होता है पेपर क्लियर करने का। उस टैलेंट से वो रेलवे, एसएससी, बैंक, डिफेंस, यहाँ तक कि यूपीएससी भी क्लियर कर सकता है। और आपका जो सीडीएस का एग्ज़ाम है ये डिफेंस की कैटेगरी का है, पर लेती कौन है? यूपीएससी लेती है। तो ये टैलेंट भूलना मत, ये टैलेंट आपके अंदर है, आपको ध्यान में रखना है कि इसी टैलेंट से आप पेपर क्लियर करेंगे। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ों को। राइजिंग कट ऑफ से आप सभी लोग परेशान हैं। देखिए, राइजिंग कट ऑफ के ना बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो यही है कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा लोग डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ हमारी डिफेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि रेगुलर कंडक्ट करवाए जाते हैं। आप सभी ने एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स, रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स की हालत देख रखी है कि कभी भी टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होते, टाइम पर रिजल्ट नहीं आते। सिर्फ डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, एसएसबी हैं जो टाइम पर कंडक्ट होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इनका एक फिक्स टाइम रहता है, हर साल 2 बार एग्ज़ाम होना ही होना है। तो सभी बच्चे प्रेफर करते हैं कि एक बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट ज़रूर किया जाए। दूसरा रीज़न यही है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो जो 2018 में था, 19 में था, उसके बाद से काफ़ी कम हुआ है। जो क्वेश्चंस का लेवल है कंपैरेटिवली इजी हुआ है। लेकिन क्वेश्चंस इजी आते हैं या डिफ़िकल्ट आते हैं, ये आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में होता है प्रेपरेशन करना। आज हम बात करेंगे उस स्ट्रेटेजी की जिससे कट ऑफ का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जितनी कट ऑफ आएगी ना, उससे आप कम से कम 20-30 मार्क्स ज़्यादा स्कोर करेंगे अगर मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जिससे आप इजीली सीडीएस का रिटन एग्ज़ाम निकाल सकें। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो आप प्लानिंग करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि यार अगर इसका बेस क्लियर होगा ना तो ये एग्ज़ाम को निकाल लेगा। हर एक चीज़ टिकी होती है फाउंडेशन के ऊपर। सीडीएस के प्रेपरेशन की फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है कि आपको कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं, क्या उनकी वेटेज रहती है और क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज हैं। ये आपकी फाउंडेशन है। जब तक आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते तब तक आप प्रेपरेशन की शुरुआत नहीं कर सकते। अब जब आपकी फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है ना, उसके बाद कुछ पिलर्स होते हैं कि सब्जेक्ट की प्लानिंग किस तरह से करनी है, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं, कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स को किस तरह से पढ़ना है। हाउ टू रीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉपिक्स को पढ़ते कैसे हैं और उनके नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ पानी की तरह क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपके जो पिलर्स होते हैं उनमें कुछ इनविजिबल पिलर्स भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बिल्डिंग के बारे में बता दिया कि एक बिल्डिंग है वो खड़ी होगी जब उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी। उस फाउंडेशन को आपने सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद मैंने आपको 4 पिलर्स बता दिए कि सब्जेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं वो पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस तरह से पढ़ने हैं और नोट्स कैसे बनाने हैं। अब इनविजिबल पिलर्स भी होते हैं। इनविजिबल पिलर्स जिसके ऊपर आपकी प्रेपरेशन टिकी होगी। इनविजिबल पिलर्स में से सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है फोकस, तीसरा है कि आप जो डेली टारगेट्स हैं उनको किस हद तक कंप्लीट कर पाते हैं। ये इनविजिबल पिलर्स प्लस ये जो हमारे विजिबल पिलर्स हैं और आपकी फाउंडेशन, ये डिसाइड करती है कि आप सीडीएस का एग्जाम क्लियर करेंगे या क्लियर नहीं करेंगे। अभी हम कुछ ट्रेंड्स देखते हैं।
देखते हैं कि कैसे बाइफर्केशन होती है जीएस के एग्जाम में। अब जो हमारा पास्ट ट्रेंड है, अगर उसमें हम साइंस की बात करें तो 20 से 29 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी 20 से 22, हिस्ट्री 20 से 25, पॉलिटी 15 से 20, इकोनॉमिक्स 8 से 10। अब देखिए ये एवरेज क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने जो पिछले 4-5 सालों में आए हैं, सिर्फ पिछले एग्जाम के नहीं, पिछले 4-5 सालों के, उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज नंबर रहता है इसी के बीच में वेरी करता है। टोटल क्वेश्चंस 120 होते हैं। इन 5 सब्जेक्ट के अलावा आपके करंट अफेयर्स एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्लानिंग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो आप ये फोकस करिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है सही से आता है। सपोज करिए मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स की वेटेज कम है, लेकिन कोई बंदा अगर इकोनॉमिक्स की फील्ड से है तो चाहे उसके 8 से 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं तो एक बार उसकी रिवीजन ज़रूर कर लेनी चाहिए, उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी फील्ड के क्वेश्चन हैं, उसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो वो क्या करते हैं, बायोलॉजी कर लेते हैं, फिजिक्स कर लेते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका मेजर पोर्शन कवर हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो रिस्क नहीं ले सकते। आपको सब्जेक्ट प्लानिंग बढ़ती हुई कट ऑफ के अकॉर्डिंग इस तरह से करनी है कि कम से कम इन 5 सब्जेक्ट में से 3 अच्छे से करिए और जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैं कम से कम उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। यही है स्मार्ट वर्क। ऐसा नहीं है कि 2 के 2 सब्जेक्ट्स आप पूरे छोड़ दीजिए। जिस तरह से कट ऑफ बढ़ रही है आप स्कोर अच्छा नहीं कर सकते जब तक आप हर एक सब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे। अब एक हर एक सब्जेक्ट को टच किस तरह से करना है, उसको पढ़ना किस तरह से है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम निकालने में, क्योंकि ये है आपका इनविजिबल पिलर। अब इसको स्ट्रॉन्ग किस तरह से करना है? अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मेरा घर है उसके पीछे एक घर बन रहा है। ये घर बनना स्टार्ट हुआ था लगभग जब आपका लास्ट एग्जाम हुआ था फेब में सीडीएस का, तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। 3 महीने पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। रोज जब मैं छत के ऊपर जाता हूँ, अगर मैं पहले दिन छत के ऊपर गया तो जो चीज़ें मैंने देखी, दूसरे दिन जब इसी घर को देखा तो मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। दूसरे दिन से तीसरे दिन कंपैरिजन किया तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, फेब में यहाँ पर कुछ नहीं था। अगर मैं बात करूं आज मई का महीना आ गया है, 3 महीने बाद की बात करूं तो आपके सामने ये बिल्डिंग खड़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग अगर रोज पढ़ेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आपको रोज डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में उसका डिफरेंस पता चलेगा। एक महल, एक बिल्डिंग इस तरह से तैयार हो जाएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंस होती है कंसिस्टेंसी की। जब आप डेली टारगेट्स कंप्लीट करेंगे ना, तब आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। आपको लगेगा यार इससे क्या ही डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस एक दिन में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब 2 महीने 3 महीने लगातार आप पढ़ेंगे ना, वो डिफरेंस आपको दिखेगा, नजर आएगा। इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट इनविजिबल पिलर एग्जाम क्लियर करने का है कंसिस्टेंसी। अब ये वो वाला बंदा है जिसने फेब से कंसिस्टेंटली तैयारी की है। अब आप देखेंगे 3 महीने में कंसिस्टेंटली तैयारी करने से वो कहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर देखिए, ये वो बंदा है जिसने मई के महीने से प्रेपरेशन करनी स्टार्ट की है। अब इसने प्रेपरेशन शुरू कर दी है, लेकिन अगर ये बंदा खुद को इसके साथ कंपेयर करेगा ना कि यार इसने 3 महीने पहले शुरू किया था, मैं तो इसके साथ कंपीट कर ही नहीं सकता, तो ये बंदा फंस जाएगा। इस बंदे को सिर्फ ये रियलाइज करना है कि 3 महीने में अगर ये बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है ना, तो ये भी बंदा 3 महीने में इधर पहुँच सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यानी कि आपको हर एक बंदे से पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है। अगर कोई बंदा आपके आगे भी है ना, तो उससे कंपेयर नहीं करना। ऐसे कंपेयर नहीं करना
कि यार आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आपको बस देखना है कि उसने कितना एफर्ट लगाया है और आपको कितना एफर्ट चाहिए। अब दूसरे तरह के बंदे ऐसे होते हैं जो पहले 3 महीने तो अच्छा पढ़ेंगे, इस तरह से कंसिस्टेंट रहेंगे, लेकिन फिर वो अपने आसपास देखेंगे, वो देखेंगे यार बाकी तो पढ़ नहीं रहे और बाकी तो मेरे से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ फिनिशिंग टचेस ही देने हैं वो मैं लास्ट में दे लूँगा। अब ये जो एडवांटेज थी इसके पास कंसिस्टेंट रहने की, अर्ली स्टार्ट करने की, वो ये बंदा लूज कर देगा, क्योंकि इसके पास यही तो एडवांटेज थी कि टाइम। इसने उस वक्त काम शुरू किया था जब बाकी सो रहे थे, जब बाकियों ने पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया था। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसके आसपास आप खाली जगह देख रहे हैं, ये खाली जगह उन लोगों की है जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ये वो बंदे हैं जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे कब? अगस्त में पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना उस वक्त डिसाइड करना है जब दूसरों के महल ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं, या फिर आज से ही अपना महल बनाना शुरू करना है, अपने सपनों की तरफ काम करना शुरू करना है, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप लोग ऑलरेडी उस लेवल की प्रेपरेशन कर चुके हों जो लोग अभी सोच रहे हैं। जब वो सोच रहे होंगे उस वक्त तक आप प्रेपरेशन अपनी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो कंसिस्टेंसी ध्यान में रखना। अब आगे बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन किस तरह से करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको ये भी पता चल गया कि कंसिस्टेंट रहने से क्या होते हैं, चमत्कार होते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो मैजिक होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। पहली चीज़ पता चल गई। अब कंसिस्टेंट आप तभी रहेंगे जब आप डेली टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रोज़ आपको पढ़ना होगा। अब रोज़ पढ़ने के लिए चाहिए होता है फोकस। आप में टैलेंट तो है, आप में सारी चीज़ें हैं, पोटेंशियल भी है, लेकिन फोकस नहीं है। अब ये फोकस कहाँ से आएगा? मेरे को भी पता है, आपको भी पता है कि आप सभी लोग ढीठ हो। आप लोगों को आज मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने के लिए चाहिए फोकस। अब वो फोकस कहाँ से आएगा? देखिए, एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। ये आप रूम देख रहे हैं, ये रूम वो है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ और बाकी के काम करता हूँ। अब इस रूम को देखिए, ये रूम आपको दिखेगा खाली, इस रूम में कुछ नहीं है। और ये रूम कहाँ पर है? टॉप फ्लोर पर है। मैं कहाँ से हूँ? नॉर्थ इंडिया से हूँ। नॉर्थ इंडिया में आपको पता है गर्मी का मौसम होता है, और जो टॉप फ्लोर है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। जितने ज़्यादा फ्लोर होंगे, ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? गर्मी होगी, धूप आएगी। अभी मई का महीना है, जून जुलाई का महीना आएगा तो और ज़्यादा गर्मी होगी। अब इस रूम को आप ध्यान से देखिए। इस रूम में आपको कोई बेड दिख रहा है? कोई बेड नहीं है। इस रूम में क्या आपको कोई ऐसा दिख रहा है कि मैंने पोस्टर्स लगाए हुए हैं मोटिवेट होने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप कुछ कोटेशंस या कुछ चीज़ें लिख कर रखते हैं तो वो गलत है, लेकिन आप मेरी आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? सिर्फ 2 टेबल्स दिख रहे हैं और एक चेयर दिख रही है, बाकी रूम खाली है। और अगर नीचे बैठना है तो चटाई दिख रही है, यानी कि यहाँ पर ना तो बेड है ना ही पिलो है। और आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर फैन लगाया जा सकता है, लेकिन इस रूम में मैंने फैन नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है क्या? टेबल फैन। अब बात आती है कि मैं भी अगर फोकस नहीं रह पाता, मुझे भी रोज़ काम करना होता है, रोज़ मैं पढ़ाता हूँ। आप एप्लीकेशन चेक करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की, तो रोज़ वीडियो लेक्चर्स डाल रहा हूँ। कंसिस्टेंट रहना होता है। कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या चाहिए? फोकस चाहिए। अब मुझे पता है कि फोकस आएगा कैसे? फोकस आएगा जब मैं ऊपर आकर बैठ जाऊंगा उस रूम में। क्यों? देखिए, हमारी दिक्कत क्या होती है, हम बेड के ऊपर जाते हैं और सो जाएंगे, पिलो रखेंगे, नींद आ जाएगी, आसपास लैपटॉप पड़ा है और चीज़ें पड़ी हैं, गेम खेलनी शुरू कर देंगे, किसी के साथ बात करनी शुरू कर देंगे, टाइम निकल जाएगा। फिर किसी और काम में व्यस्त हो जाएंगे, किसी को फ़ोन कर लेंगे तो टाइम निकल जाएगा।
लेकिन मुझे जब भी काम करना होता है तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, इस रूम में। इस रूम को क्या कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ। अब जब इस रूम को बंद कर लिया और ऊपर से है गर्मी, प्लस यहाँ पर फैन भी नहीं है, अब अगर यहाँ पर बैठकर मैं काम नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? मेरे पास यहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं है, ना ही सोने के लिए जगह है, और मैं इस कमरे से तब तक नहीं निकलूँगा जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। तो अगर आपका फोकस नहीं बन पाता ना, तो आपको भी क्या करना है, अपने ही घर में कोई एक जगह डिसाइड करनी है जहां पर बैठकर ही आप पढ़ेंगे। कोई भी एक जगह डिसाइड कर लेना कि अगर इस जगह पर मैं आ गया तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। वो चेयर हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, नीचे बैठकर पढ़ना पसंद है तो वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन घर में कोई एक जगह ऐसी फिक्स ज़रूर होनी चाहिए कि अगर आप उस जगह पर चले गए तो वहाँ पर बैठकर एक ही काम करना है, और वो है पढ़ाई। वहाँ पर बैठकर ना तो आपको गेम खेलनी है, ना ही आपको वहाँ पर सोना है, और ना ही कोई और चीज़ करनी है। अब इससे होगा क्या, देखिए, अगर आपका फोकस नहीं बन पाता, आपने एक जगह डिसाइड कर ली है जहाँ पर बैठकर आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब करना क्या है, आपको पहले दिन जाना है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं भी लगता तो सिर्फ उस जगह पर बैठ जाना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। या तो आप फ्री बैठेंगे या तो आप पढ़ेंगे। आपको मैंने दो ऑप्शन दे दी है। आपने घर में एक जगह डिसाइड कर ली, वहां पर चेयर पर जाकर बैठ जाना है। सपोज करिए आपका टारगेट है कि आज आपको 3 घंटे पढ़ना है। अब आप 3 घंटे बैठेंगे इस चेयर के ऊपर। कहाँ पर बैठेंगे, इस चेयर के ऊपर, और आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप फ्री रह सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई और काम नहीं कर सकते। अब आप अगर पहले दिन नहीं भी करेंगे ना कोई काम, 3 घंटे फ्री बैठेंगे, दीवारों को देख लेंगे, दूसरे दिन दोबारा से आना, इसी जगह पर बैठना, लेकिन 3 घंटे तक उठना नहीं। फिर तीसरे दिन आना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 दिन लगेंगे। 5वें दिन जब आप इस कुर्सी के ऊपर बैठोगे ना, तो आपका मन लगेगा ही लगेगा पढ़ने में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मन पढ़ाई में ना लगे। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने मन को कमज़ोर करना है। अगर 3 घंटे आपको पढ़ना है, कुर्सी पर जाके बैठिए। ऑप्शंस 2 हैं, या तो फ्री बैठिए या पढ़ लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है फ्री रहना। आप लोग अगर फ्री रहेंगे ना, 3 घंटे मैं बिठा दूंगा बिना किसी काम के इस कुर्सी पर, तो तीसरे चौथे दिन आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। 5वें दिन आप इतना ज़्यादा पढ़ेंगे, इतने एफर्टलेसली पढ़ेंगे, और उसके बाद होगा क्या, मैजिक होगा। तो ये तरीका है अगर आप फोकस रहना चाहते हैं, डेली टारगेट्स कंप्लीट करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे हाउ टू रीड की, कि आपको पढ़ना किस तरह से है, इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। हमने बात कर ली कि कंसिस्टेंट रहने की इंपॉर्टेंस क्या है, हमने बात कर ली कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, फोकस किस तरह से रहना है, और डेली टारगेट किस तरह से कंप्लीट करने हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। एक और चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को ना बेड पर रहने की आदत होगी। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, अभी कोविड का टाइम चल रहा है ना, आपने देखा है कितने लोग जो हैं हॉस्पिटल में बेड्स के ऊपर हैं, घर में परेशान हैं, और जब भी किसी बंदे को कोई बीमारी होती है ना, वो कहाँ पर होता है, बेड के ऊपर होता है। और उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं ताकि चल फिर सकूं, बैठ सकूं, घूम सकूं। तो एक ही चीज़ ज़िंदगी में ध्यान में रखना कि जब तक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि आपको मजबूरी में बेड के ऊपर जाना हो, तब तक जितना कम से कम समय आप बेड के ऊपर व्यतीत करते हैं ना, उतना ही अच्छा है। यानी कि आपको बेड के ऊपर रहने का टाइम मिनिमम करना है, सोने का टाइम आपका मिनिमम होना चाहिए, बेड के ऊपर बैठने का, लेटने का टाइम आपका मिनिमम होना चाहिए। जब तक जिंदगी में ऐसी मजबूरी नहीं आ जाती ना कि आपको बेड के ऊपर जाना पड़े, तब तक जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर बेड का नामो निशान आपको दिखना नहीं चाहिए।
अगर दिख भी जाए तो आपका मन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको उसके ऊपर नहीं बैठना है। ये है हमारा रूल नंबर 1। अभी बात करेंगे कि हमें चीज़ों को पढ़ना कैसे है। आप सभी लोग बात करते हैं कि कट ऑफ बढ़ती है, लेकिन आप सभी लोग कभी इस चीज़ की बात नहीं करते कि हम पढ़े कैसे, हम इतने काबिल बने कैसे कि कट ऑफ जितनी मर्जी चली जाए आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर जाए। आप सभी ने 3 इडियट्स में ये डायलॉग भी सुना होगा, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। अगर आप सही से पढ़ेंगे ना तो ये जो कामयाबी है, ये जो CDS का रिटन एग्ज़ाम है आराम से क्लियर होगा, 101% होगा। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक ध्यान में रखने के लिए ना 3 चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। व्हाट, व्हेन, हाउ, यानी कि क्या, कब और कैसे। ये 3 आंसर आपको हर एक क्वेश्चन में मिलने चाहिए, तब आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप बात करते हैं ना कि GS में 40 नहीं आते, मैं बात करता हूं कि GS में 70 भी स्कोर आ सकता है अगर आपके पास इन 3 चीज़ों के आंसर हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ। और आपको लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए होता है। देखिए यही तो बात आती है स्मार्ट वर्क की और हार्ड वर्क की। हार्ड वर्क का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आपको जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते रहना है, करते रहना है चीज़ें। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हार्ड वर्क कहता है कि एफर्ट लगाओ, स्मार्ट वर्क बताता है कि एफर्ट किस डायरेक्शन में लगाओ। स्मार्ट वर्क कभी भी ये नहीं होता किसी चीज़ के बारे में कम पढ़ना, टू दी पॉइंट पढ़ना। मैंने काफ़ी टीचर्स को सुना है कहते हुए कि हम टू दी पॉइंट मटेरियल देते हैं, उसके बाहर से कुछ नहीं आता। मेरे भाई जब तक आपको ये उत्तर नहीं मिलेगा ना व्हाट, व्हेन, हाउ, आप टू दी पॉइंट चीज़ों को सिर्फ क्रैम कर सकते हैं, रट सकते हैं, कभी भी लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। अगर एक पेज में से आपका क्वेश्चन आ भी गया लेकिन आपके पास उत्तर नहीं है व्हाट, व्हेन, हाउ के, आप कभी भी एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में ध्यान रखना है। स्मार्ट वर्क कभी भी ये नहीं कहता कम पढ़ो, स्मार्ट वर्क कहता है कि टॉपिक्स चाहे कम पढ़ो लेकिन उसके बारे में अच्छे से पढ़ो। टू दी पॉइंट जो एग्जाम में आना है वो किसी को भी नहीं पता कि क्या आना है, आपको उसकी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। आपको 3 चीज़ों के आंसर पता होने चाहिए, व्हाट, व्हेन, हाउ। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। अभी ये आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931 इज करेक्ट। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से लिया है क्योंकि जब भी कोई बंदा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता है ना तो उसने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में ज़रूर सुना होता है। अब बात ये आती है कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, व्हाट, व्हेन, हाउ की। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ना हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि आप हिस्ट्री में आपकी दिक्कत पता क्या है, आपकी दिक्कत है कि आप हर एक टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। अलग अलग कैसे? जैसे गांधी इरविन पैक्ट है उसे अलग पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे अलग पढ़ा, 1935 का हमारा एक्ट आया उसे अलग पढ़ा। आपको चीज़ों को रिलेट करना ही नहीं आता। अगर आपको चीज़ों को रिलेट करना नहीं आएगा तो आपको उत्तर कैसे मिलेंगे व्हाट, व्हेन, हाउ के। अब एग्जाम्पल के साथ देखिए, गांधी इरविन पैक्ट 1931। अब आप क्वेश्चन को मत देखिए, हमारा मोटिव आंसर तक पहुंचना नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि आपको गांधी इरविन पैक्ट के बारे में कितनी जानकारी है, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है। अब गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर मैं 5 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अगर मैं 5 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता हूं तो यूपीएससी सेम टॉपिक के ऊपर 10 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कब करेंगे, कब उसे ठीक कर पाएंगे? तब ठीक कर पाएंगे अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपको उसकी बैकग्राउंड को पता है, आपको पता है किस तरह से चीज़ों को रिलेट करते हैं। अब रिलेट किस तरह से करना है चीज़ों को वो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए, जितने भी लेक्चर्स मैंने एप्लीकेशन पर भी अपलोड किए हैं, जितने भी सीडीएस कोर्सेज में लेक्चर अपलोड किए हैं, उसमें हमेशा एक ही फोकस रहा है पढ़ाने का, कि मुझे आपको समझाना है। जिस टॉपिक के ऊपर मुझे 1 घंटा लगा है अगर समझने में, उन चीज़ों को डिकोड करने में, तो वो चीज़ें आपको 10 मिनट में समझ आनी चाहिए, तभी तो पढ़ाने का फ़ायदा है। अगर मुझे सिर्फ आपको कंटेंट ही देना है, सिर्फ मैं आपको स्लाइड्स बनाकर दे दूं और कहूं कि भाई ये पढ़ लो, भाई ये जगह है, इससे ये क्वेश्चन आएगा, इससे ये क्वेश्चन आएगा और इसे रट लो, भाई गांधी इरविन पैक्ट ये है, इसके फीचर्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, और उसे बोलकर चला जाऊं और आपको कुछ समझ भी ना लगे और आपके पास एक ही ऑप्शन हो कि सिर्फ मुझे क्या करना है, क्रैम करना है, मुझे रटना है। अगर आप हर एक चीज़ को रटना शुरू कर देंगे, फिर आपको वो सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, फिर आपको लगेगा कि आप उसमें से कभी भी स्कोर नहीं कर सकते। अब देखिए, गांधी इरविन पैक्ट को समझना कैसे था, चीज़ों को रिलेट करना था। इसके बाद एक बड़ा इवेंट होने वाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इससे पहले हमारा साइमन कमीशन इंडिया में आ चुका था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारी चल रही थी। क्या चल रही थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब रिलेट किस तरह से करना है, देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो जेल के अंदर थे सभी लोग। इसी बीच क्या होता है कि साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देती है, वाइट रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि जो 1935 में हमारा एक्ट आएगा ना, उसमें क्या चेंजेस किए जाएंगे। अब इसी के चलते हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये था कि 1935 में जो एक्ट आने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, वो सभी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि साइमन कमीशन हमारा आया था भारत में, साइमन कमीशन भारत में आया और उसका काफ़ी ज़्यादा अपोज किया गया। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये जो भारतीय हैं ये तो हमारी किसी चीज़ को पसंद ही नहीं करते, कांग्रेस के अपने फंडे चल रहे हैं, इधर भीमराव अंबेडकर जी साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उनसे मिलने चले गए थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के अपने फंडे चल रहे हैं, यानी कि ये सभी लोग अपनी मनमानी करते हैं। इसी वजह से कि हम कोई भी एक्ट पब्लिश करें, कुछ भी प्रपोजल रखें, उससे अच्छा है हम सभी लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिल बैठ के। इसी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन उसमें हमारी कांग्रेस नहीं आती। कांग्रेस किस वजह से नहीं आती? क्योंकि कांग्रेस हमारी थी कहां पर? जेल में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सभी लोग आते हैं, भीमराव अंबेडकर भी जाते हैं, मुस्लिम लीग भी जाती है, प्रिंसली स्टेट्स भी जाती हैं, लेकिन कांग्रेस हमारी नहीं जाती, वो पार्टिसिपेट नहीं करती फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जब हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि भारत में सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी कांग्रेस है। अगर कांग्रेस ही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, अगर कांग्रेस ने ही अपनी सुजेशंस नहीं दी कि 1935 के एक्ट में क्या होना चाहिए, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वो है। हम 1935 में कोई एक्ट ले भी आएंगे, प्रपोजल्स दे भी देंगे, तो फिर से कांग्रेस को पसंद नहीं आएगा। इसी वजह से इरविन को काम दिया जाता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले पहले आपको जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको मनाना है, ताकि इसी टेबल के ऊपर मुस्लिम लीग, भीमराव अंबेडकर, ब्रिटिशर्स के साथ साथ हमारे कांग्रेस के लीडर्स भी आ सकें। इसी वजह से इंपॉर्टेंस है गांधी इरविन पैक्ट की, क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस के लीडर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को वहां पर ज़रूरत महसूस होती है कि अगर ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आते तो हमारे आगे के काम रुक जाएंगे, जिसकी वजह से इरविन गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 1931 में। अब जब आपको इसकी बैकग्राउंड समझ में आ गई ना कि इरविन गांधी जी के पास गए थे और उनका गांधी जी के पास जाने का मेन रीज़न था
कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस हिस्सा ले, गांधी जी हिस्सा ले। अब इरविन गांधी जी के पास जाएंगे तो गांधी जी की कुछ बातें भी तो मानी जाएंगी। गांधी जी ने कहा ठीक है, आप लोग चाहते हैं कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए तो हम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले में जितने भी लोगों को जेल में डाला गया है ना, उनको रिहा कर दीजिए। दूसरा, हम अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन आपको एक वादा देना होगा कि जितने भी कांग्रेस के लीडर्स जेल में हैं और जितने भी बंदे नॉन वायलेंट तरीके से चले हैं, जिन्हें बंदी बना लिया गया है, उन्हें अंग्रेज जो है रिहा कर देंगे। तो इरविन ने कहा ठीक है। इरविन ने कहा जितने भी बंदे नॉन वायलेंट थे ना, उनको तो रिहा कर दिया जाएगा, उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने वायलेंस का रास्ता अपनाया है ना, उन्हें हम रिहा नहीं करेंगे, ये इरविन ने कहा। तो गांधी जी ने भी आगे से कहा कि ठीक है यार, मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो मेरे आदर्शों पर नहीं चलते, जो वायलेंट तरीके से चलते हैं, मुझे उनसे लेना देना नहीं है। बस नॉन वायलेंट तरीके से जो चल रहे हैं उन्हें रिहा कर दो, कांग्रेस के लीडर्स को रिहा कर दो, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है बंद कर देंगे और उसके बदले में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी आ जाएंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। अब इसी की वजह से गांधी जी के ऊपर ये भी दोष लगता है कि यहाँ पर वो भगत सिंह जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं, क्योंकि उनके अपने आदर्श थे। चलो उनके ऊपर हम बाद में आएंगे। मेन चीज़ है कि आपको बैकग्राउंड समझ में आ गई कि इरविन गांधी जी के पास क्यों गए, आपको ये पता चल गया कि फ्यूचर में किस चीज़ के साथ रिलेशन था। 1935 में एक्ट आना था, उसकी वजह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को भी टेबल के ऊपर लाना था, इसी वजह से गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। अब स्टेटमेंट्स को पढ़िए, आपको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट वुडेंट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट रेडी हो गई थी कि वो रिलीज कर देगी उन बंदों को, उन प्रिजनर्स को जो नॉन वायलेंट थे। तो हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई क्या, गलत। द गवर्नमेंट वुडेंट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड इंडल्ज्ड इन द पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लीकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो वायलेंट तरीके से चले थे उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, जितने भी पीसफुल प्रोटेस्ट थे, जितने भी नॉन वायलेंस के रास्ते पर चले थे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट हो गई गलत। कांग्रेस डिडंट एग्री टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी हो गया गलत, क्योंकि गांधी और इरविन पैक्ट साइन इसी वजह से तो हुआ है कि गांधी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगा और इसके बदले में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर आपके पास ये सारी जानकारी है तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। अब दिक्कत सबसे ज़्यादा यही आती है कि आप हिस्ट्री में कभी भी रिलेट नहीं करते चीज़ों को। देखिए, जैसे इंडिविजुअल सत्याग्रह है, वो इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों हुआ था, उसका भी रीज़न है। अगस्त ऑफर का भी इंडिविजुअल सत्याग्रह के साथ कनेक्शन है। अगस्त ऑफर में क्या चीज़ें कही गई, उसका क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ कनेक्शन है। हर एक चीज़ का रिलेशन है। अगर आप इंडिविजुअली किसी टॉपिक को पढ़ते हो, कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, लंबे समय तक रिटेन नहीं कर सकोगे। टॉपिक्स तो वही हैं, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको रिलेट करना नहीं आता, क्योंकि कोई भी टीचर आपको पढ़ाना नहीं चाहता, आपको उन चीज़ों को बताना नहीं चाहता कि किस तरह से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए, किसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एफर्ट लगता है, टाइम लगता है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अब एनसीईआरटी को उठाएंगे ना, तो एनसीईआरटी में अगस्त ऑफर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी है, और अगस्त ऑफर के ऊपर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। अब कोई बंदा सिर्फ जो एनसीईआरटी से एक लाइन पढ़ता है ना, वो कभी भी उन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, और ना ही वो बंदा दे सकता है जिसने सिर्फ अगस्त ऑफर को अलग से पढ़ा है। उसे सारी चीज़ों को रिलेट करना होगा कि अगस्त ऑफर आया क्यों। ये तो पता होना ही चाहिए कि अगस्त ऑफर क्या था,
लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आया क्यों, उसके बाद कौन से चेंजेस हुए, उसके आने से कौन से चेंजेस हुए। अगर आपको वो सारी चीज़ें रिलेट करना नहीं आती, आपको वो छोटे छोटे टॉपिक्स के छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ने नहीं आते, तो यूपीएससी का पेपर जो है आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन था, विच मराठा स्टेट्समैन साइंड द ट्रीटी ऑफ बसाइन ऑन दिसंबर 31, 1802। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ना एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ एंग्लो मराठा वॉर्स का मेंशन है। वहां पर ट्रीटीज साइन किसके बीच में हुई, उन ट्रीटीज में क्या बात हुई, ये तक नहीं लिखा गया। लेकिन फिर भी यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ रही है ना, इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी में भी जो चीज़ें दी गई होती है ना, उसे समझना ज़रूरी है। एनसीईआरटी से सारा पेपर आता है, उसका यही मतलब है कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स मेंशन हैं उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए। कई बार वो सारी चीज़ें उतनी डिटेल में एनसीईआरटी में भी नहीं दी होती, लेकिन आपको उनको कैच करना आना चाहिए। अब कोई भी ट्रीटी कहीं पर भी साइन होती है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस होती है। अगर आपने सही से टॉपिक पढ़ा हो ना, तो रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। अब आप लोग करते क्या है कि ट्रीटी ऑफ बसाइन पढ़ा, तो आपको बस इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि किसने साइन की, किसके बीच में की, उसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश आपने कभी की ही नहीं। अगर आपने की होती ना, तो आपको बाजीराव टू का नाम भी पता होता, विट्ठू जी होलकर का नाम भी पता होता, दौलत राव सिंधिया का नाम भी पता होता, माधव राव नारायण का नाम भी पता होता। अब ये सारे नाम जो है एनसीईआरटी में दिए ही नहीं गए। आपको पता है बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स का नाम फेमस है। आपको पता है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज सीएपीएफ के लिए तैयारी करते हैं, उन्हें एनसीईआरटी के अलावा भी बुक्स पढ़ने के लिए कहा जाता है। हर एक चीज़ के पीछे ना रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में से सीधे क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आगे मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा, लेकिन मेन चीज़ समझाना क्या चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ कि चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, चाहे आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि 90% बच्चे कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आप इस वक्त जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, एक बार देखिए कि क्या वो आपको क्रैम करवा रहे हैं या फिर रटवा रहे हैं। क्योंकि अगर रटवाना है, ये तो काम बहुत आसान है। मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी ट्रीटीज लिख दूंगा, उसका ईयर लिख दूंगा, बता दूंगा किस किस के बीच में हुई, फिर आप उसको रटते रहना, कम से कम 4 दिन 5 दिन 6 दिन रटते रहना, और बाद में 1 महीने के फिर वो याद भी नहीं रहेंगी। लेकिन बात होती है समझने की। पढ़िए कहीं से भी, किसी भी बुक से, किसी भी सोर्स से, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए। अगर उस टॉपिक की समझ है, आप किसी को भी समझा सकते हैं, तो कभी भी कहीं से भी उस क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना कुछ भी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं गलत नहीं होगा। अब जैसे ट्रीटी ऑफ बसाइन था हमारा, आपको पता होना चाहिए उस वक्त मराठा एम्पायर में चल क्या रहा था। मराठा कन्फेडरेसी जो है उस वक्त डिवाइडेड थी। हमारे पेशवा हुआ करते थे, हमारे होलकर हुआ करते थे, हमारे सिंधिया हुआ करते थे, हमारे भोसले हुआ करते थे, गायकवाड़ हुआ करते थे। यहाँ पर जो होलकर थे ना, 1802 तक इनकी पावर बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, और जो पेशवा का रोब हुआ करता था, रुतबा था, वो कम होना स्टार्ट हो गया था। अब उस वक्त हमारे पेशवा हुआ करते थे बाजीराव टू, ठीक है। अब बाजीराव टू ने क्या किया, जो हमारे होलकर थे ना, होलकर, उनका जो राजा था, उसका भाई था विट्ठू जी होलकर, उसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया था, जिसकी वजह से होलकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया बाजीराव टू के ऊपर। अब होलकर ने हमला कर दिया पेशवा के ऊपर। किसके ऊपर हमला किया? पेशवा के ऊपर हमला किया। जब पेशवा के ऊपर हमला किया तो पेशवा यहां से भाग गया। होलकर की पावर बहुत ज्यादा थी उस वक्त, पेशवा को भागना पड़ा। पेशवा भागकर किसके पास गया? अंग्रेजों के पास गया। जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, इंग्लिश थे, उनके पास गया। ब्रिटिशर्स उस वक्त कहां पर थे?
बसाइन में थे। बसाइन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब बाजीराव टू डर के मारे भागा वहां से, होलकर उसके पीछे था। वो ट्रीटी ऑफ बसाइन साइन करता है इंग्लिश के साथ। अब ट्रीटी ऑफ बसाइन में जब बाजीराव टू ब्रिटिशर्स के पास जाता है तो बाजीराव टू का ये कहना था कि भाई होलकर मेरे पीछे है लेकिन मुझे बनना है पेशवा, तुम मुझे पेशवा बनाओ, उसके बदले में जो आपकी मांगे होंगी वो हम मान लेंगे। फिर आपको उन मांगों का पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ बसाइन में क्या क्या चीजें साइन हुई थी, क्या क्या उसकी शर्तें थी। अब इस क्वेश्चन को घुमाकर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मराठा एम्पायर का जो पतन था, मराठा एम्पायर जो आपस में डिवाइड हो गया, उसकी नींव किस ट्रीटी में रखी गई थी? तो वो थी ट्रीटी ऑफ बसाइन, क्योंकि यहां पर पेशवा जो है भाग कर गया था अंग्रेजों के पास और इसके बाद से मराठा एम्पायर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो इजीली पता चल जाएगा कि यार विट्ठू जी होलकर कौन था और बाजीराव टू कौन था और ट्रीटी किसने साइन की थी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि अगर ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, उसके बीच में डिफरेंस होता है सिर्फ एक्स्ट्रा का, और यही स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि हमें कोई चीज ज्यादा नहीं करनी है, हमारा माइंड वर्क ही इस तरह से करता है। सपोज करिए मैं अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन देता हूं और कहता हूं कि आप इतनी ही इंफॉर्मेशन रिटेन कर लीजिए, कभी भी नहीं कर सकते। अगर हमें इतनी इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है इतना पढ़ना होगा। अगर मैं आपको पढ़ाते हुए इतना दे पाता हूं ना, इतनी चीजें बता पाता हूं, तो मुझे खुद को कम से कम इतनी चीजें पता होनी चाहिए, तब मैं बोलते हुए इतनी चीजें आपको बता पाऊंगा। अब कोई टीचर अगर आपको कहता है कि मैं टू दी पॉइंट करवा देता हूं, बस हमारे वीडियो लेक्चर्स देख लो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, भाई वो रटवाना होता है, उसे कहते हैं रट्टा मारना। तो अब आप रट्टा मार सकते हैं अगर तो मार लीजिए, लेकिन सब्जेक्ट आपको पता है कितने हैं? 5 सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स हैं। जितना रट्टा मारेंगे उतना स्कोर कम आएगा, रट्टा नहीं मारेंगे तो स्कोर ऐसा आएगा जो आपने जीएस में कभी भी सोचा नहीं है। अब ये तो बात हो गई ट्रीटी ऑफ बसाइन की। ट्रीटी ऑफ बसाइन से देखो आपको कितनी चीजें पता चलती है। बसाइन कहां पर था? अगर आपको पता होता कि बाजीराव टू अंग्रेजों के पास गया है, तो अब जो शर्तें साइन होंगी उसमें अपर हैंड किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा, क्योंकि यहां पर बाजीराव टू को जाना पड़ा है अंग्रेजों के पास। इसी तरह से आपकी एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब आपको पता है कि मद्रास जो है प्रेसिडेंसी थी। हमारे मॉडर्न जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था। अब मद्रास किसके कंट्रोल में था? हमारा मद्रास था अंग्रेजों के कंट्रोल में। एंग्लो मैसूर वॉर्स के टाइम पर हैदर अली जो है भगा भगा कर ब्रिटिशर्स को मारता है, वो मद्रास तक पहुंचने वाला था, ब्रिटिशर्स को हराने वाला था। उस वक्त साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब आपको पता है कि ये ट्रीटी मद्रास में साइन हुई है, इसका मतलब है कि यहां पर अंग्रेजों का अपर हैंड नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के मद्रास के ऊपर कब्जा होने वाला था। इसी वजह से जो शर्तें होंगी वो याद रखनी आसान हो जाएंगी। तो यानी कि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है ना किसी चीज के बारे में, उससे मदद मिलती है चीजों को रिटेन करने में, और यही सारी चीजें काम आती हैं बहुत लंबे समय तक चीजों को रिटेन करने में, समझने में, समझाने में। ये सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, ये हर एक सब्जेक्ट में एप्लीकेबल होता है। अभी बात कर लेता हूं ज्योग्राफी की। चलिए, आप लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को पॉज करना और खुद सोचना कि डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है। अगर बहुत बार पढ़ने के बाद भी आपको डिटेल में सारी चीजें रिकॉल नहीं होती ना इस वक्त, इसका मतलब आपने कभी भी डेल्टा अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, एस्चुरी अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है ना ज्योग्राफी के, अगर आपने समझे होंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको डिटेल में वो चीज़ें रिकॉल हो ही ना, क्योंकि टॉपिक सिंपल है। अब मैं अगर आपको पूछ लेता हूं कि लैंड जो है
इनवर्ट चला जाता है किसके केस में, डेल्टा के केस में या फिर एस्चुरी के केस में? क्या आप बता पाएंगे? अगर मैं पूछ लूं लैंड आउटवर्ड चला जाता है तो क्या आप बता पाएंगे कि किसके केस में ऐसा होता है? अगर मैं आपको पूछ लूं कि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो बड़ा डेल्टा बनाते हैं कि हिमालयन रिवर्स बड़ा डेल्टा बनाते हैं, तो क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बड़ा बनाती है या फिर वेस्ट फ्लोइंग बनाती है, या फिर हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा बनाती भी है या नहीं बनाती? अगर नहीं बनाती तो क्यों नहीं बनाती? यानी कि टॉपिक एक ही है, लेकिन उस टॉपिक को सुनते ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। अब सिर्फ आपको इतना ही नहीं पता होना चाहिए कि कौन बड़ा बनाता है डेल्टा या कौन बड़ा नहीं बनाता। यहां पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों नहीं बनाता, क्यों नहीं करता। हाउ का आंसर अगर आपके पास नहीं है, व्हाट, व्हेन, हाउ, तीनों चीजों का आंसर नहीं है, आपका कोई भी टॉपिक पढ़ना क्या है, अधूरा है। अगर आपको पता चल भी गया कि हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो डेल्टा बनाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता चला ना क्यों नहीं बनाती, रीजन पता नहीं चला, आपने वो टॉपिक पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन कभी भी एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। अभी मैं डेल्टा या एस्चुरी की ही बात कर लूँ ना, तो देखिए जो हमारे डेल्टा होते हैं उसमें लैंड आपका ना आउटवर्ड चला जाता है। अब ये देखिए, ये हमारा अगर लैंड है और ये हमारा है पानी। अब हुआ क्या, बहुत हजारों साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे जो हिमालय थे ना वो पिघलने स्टार्ट हो चुके थे। पहले क्या हुआ, हमारे ना सी का लेवल बहुत हजारों साल पहले नीचे चला गया था। उसके बाद जब हमारे हिमालय पिघलने शुरू हो गए ना, तो एक टाइम आया सी का लेवल जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे हमारा जब सी का लेवल बढ़ रहा था तो पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि धीरे धीरे वो लैंड के ऊपर आ गया। जैसे ये हमारा लैंड है, ये पानी है, धीरे धीरे जब सी का लेवल बढ़ेगा तो पानी कहां पर जाएगा, लैंड के ऊपर जाएगा। तो धीरे धीरे पानी ना इकट्ठा होना शुरू हो गया लैंड के ऊपर। अब आपने सुना होगा कि पानी तो पत्थर को भी चीर देता है। होता क्या है कि कंटिन्यूसली अगर पानी किसी जगह पर भी रिश्ता रहता है ना, तो उस जगह को टेक ओवर कर लेता है, वो लैंड जो है खत्म हो जाता है कुछ हजार वर्षों के बाद। हुआ यही, धीरे धीरे वहां पर पानी रहा और ये जो नीचे वाला लैंड है ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब इससे होगा क्या, ये हमारा लैंड था, ये हमारा पानी था, अब धीरे धीरे पानी लैंड के ऊपर आया तो इतना हिस्सा जो है इसमें भी पानी हो गया, लैंड रह गया सिर्फ ये वाला। अब यहां पर देखिए लैंड कहां पर चला गया है, इनवर्ड चला गया है। इनवर्ड क्यों गया है, क्योंकि पानी उसके ऊपर आ गया था लैंड के। इसे ही हम कहते हैं एस्चुरी। जब हमारा पानी लैंड के ऊपर आ जाता है, ये छोटा सा जो लैंड का एरिया होता है उसको टेक ओवर कर लेता है और यहां पर पानी आपका इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से लैंड इनवर्ड चला जाता है, तब बनता है एस्चुरी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये एस्चुरी परमानेंट होते हैं? क्या एस्चुरी एक बार बन गए तो दोबारा कभी खत्म नहीं हो सकते? देखिए अब ये हमारा लैंड है, जब लैंड इनवर्ड जाएगा ना इस तरह से, यहां पर एस्चुरी आपका बनेगा। अब पानी जो है ऊपर से जो फ्लो करता है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आता है। अब इस वाले एरिया में ना सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहेंगे। अगर सेडिमेंट्स जो हैं ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो एक टाइम के बाद एस्चुरी हमारी खत्म भी हो सकती है। लेकिन एस्चुरी को अगर सरवाइव करना है तो बस जो फ्लो होता है रिवर का, पानी का, वो फ्लो जो है इतना होना चाहिए कि जितने सेडिमेंट्स पीछे से आते हैं उतने ही आगे फ्लो हो जाए। यानी कि आपकी एस्चुरी तब बनती है जब आपका पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पानी लैंड के ऊपर आता है, जिसकी वजह से लैंड इनवर्ड चला जाता है। अब बहुत हजारों साल पहले ऐसा ही हुआ, जब हमारा सी का लेवल चला गया नीचे, उस वक्त हमारे हिमालयन के ग्लेशियर जो है पिघलने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से हमारे एस्चुरी का निर्माण होता है। अब आपने देख लिया कि एस्चुरी किस तरह से बनता है।
इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमारा डेल्टा जो है वो बनता किस तरह से है। पॉइंट तो मैं सीधे ही आपको रटवा भी सकता हूं कि कहां पर डेल्टा बड़ा बनता है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बड़ा बनाती हैं या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनाती हैं या फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नहीं बनाती, वो काम तो ईजी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि डेल्टा किस तरह से बनते हैं। देखिए, जो हमारा लैंड था वो जब इनवर्ड चला गया, वहां पर पानी ने टेक ओवर कर लिया तो एस्चुरी बना। अब मैंने आपको बताया कि अगर फ्लो पानी का ज्यादा होगा ना, तभी वो सेडिमेंट्स को आगे लेकर जा पाएगा। अब धीरे धीरे कुछ वर्षों के बाद ये देखने को मिलता है कि सी लेवल हो गया कांस्टेंट। क्या हो गया? सी लेवल कांस्टेंट हो गया, यानी कि जो पानी की धाराएं थी वो एक ही कंसिस्टेंट फ्लो में आने लगी। कंसिस्टेंट फ्लो में आने से क्या होता है कि पीछे से सेडिमेंट्स भी आएंगे, लेकिन पानी का फ्लो ज्यादा नहीं है। अब पानी का फ्लो ज्यादा नहीं है तो जो हमारा लैंड होता है ना, जैसे ये लैंड है आपका, तो पीछे से सेडिमेंट्स आए। अब पीछे से पानी का फ्लो जब ज्यादा नहीं है और सी लेवल भी हमारा क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है, तो ये सेडिमेंट्स यहां पर ना पहले इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले थोड़े सेडिमेंट्स होंगे क्योंकि पीछे पानी जो आ रहा है उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स आएंगे। पहले थोड़े सेडिमेंट्स यहां पर इकट्ठे होंगे, फिर धीरे धीरे करके बल्क में सेडिमेंट्स यहां पर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे जैसे ये सेडिमेंट्स बढ़ने लगेंगे ना, तो पानी को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। पानी ऐसा नहीं हो सकता कि इसको चीरता हुआ निकल जाए। एक पॉइंट तक तो निकलेगा जब ये सेडिमेंट्स बहुत बड़े हो जाएंगे, एक लैंड के फॉर्म में ही बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर सपोज करिए इकट्ठे हो गए हैं, ये लैंड है, यहां पर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए हैं, तो पानी आएगा, फिर पानी को अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या होता है, सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर ना एक पीस ऑफ लैंड बना लेते हैं, और ये लैंड जो है अपना पहले वाले लैंड से बाहर की तरफ होता है। इसी वजह से लैंड आउटवर्ड बनता है, किसमें? डेल्टा में। किसमें बनता है आउटवर्ड? डेल्टा में बनता है, क्योंकि जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद पानी में इतनी क्षमता नहीं रहती कि उसको बहाकर लेके जा सके, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद उसको अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी और ये लैंड आपका बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे क्या? डेल्टा कहेंगे। तो आपको पता चल गया कि डेल्टा किस तरह से बने, एस्चुरी किस तरह से बने। डेल्टा बना जब हमारा लैंड की फॉर्मेशन होती है आउटवर्ड, एस्चुरी बना जब लैंड की फॉर्मेशन होती है हमारी इनवर्ड। अब आपको अगर छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई कि डेल्टा तभी बनते हैं जब हमारे बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब डेल्टा बनते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अगर आपको पूछूंगा कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं, तो क्यों बनाती हैं? देखिए, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टा इस वजह से बनाती हैं क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का जो फ्लो है वो प्लेट्यूज के बीच में से होता है, पठारों के बीच में से होता है। उसके बीच में से होने की वजह से वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को अपने साथ लेकर आता है। अब बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आएगी रिवर, तो वहां पर क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। दूसरी तरफ जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी, हमारे जो प्लेट्यूज होते हैं, पठार होते हैं, अभी मेरे पास इंडिया का मैप नहीं है तो दिखाता कि जो प्लेट्यू होते हैं ना, उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, जिसकी वजह से जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो अपने साथ सेडिमेंट्स इतने ज्यादा लेकर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है हमारी एस्चुरी बनाती है। क्योंकि जहां पर सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, या तो वहां पर एस्चुरी खत्म हो जाएगी या फिर वहां पर डेल्टा बन जाएगा, लेकिन ये सेडिमेंट्स अपने साथ ज्यादा नहीं लेकर जा पाते, जिसकी वजह से एस्चुरी बनती है। अब बात आती है कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे गंगा यमुना हो गई, क्या हिमालयन रिवर्स ज़्यादा बड़े डेल्टे बनाते हैं कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं साउथ इंडिया वाली, ये ज़्यादा बड़े डेल्टे बनाते हैं? देखिए, अब डेल्टा बनाने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी कि सेडिमेंट्स चाहिए। अब जितना ज़्यादा नदी बड़ी होगी, जितना ज़्यादा उसका फ्लो तेज होगा, जितना लंबा टाइम वो ट्रेवल करेगी, उतने ज़्यादा सेडिमेंट्स वो अपने साथ लेकर आएगी। अब हिमालयन रिवर जो है बहुत लंबी लंबी है, बहुत चौड़ी होती है कंपैरेटिवली पेनिनसुलर रिवर से,
जिसकी वजह से वो ज़्यादा सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर आती हैं, ज़्यादा सेडिमेंट्स अपने साथ लाती हैं, इसी वजह से वो डेल्टा बनाते हैं। और वो डेल्टा नहीं बनाते, बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं। यही डिफरेंस है, यही छोटे छोटे पॉइंट हैं। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। व्हाट, व्हेन, हाउ, अगर ये 3 चीज़ों के आंसर आपके पास हैं तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। अब ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, अच्छी तरह से रिलेट करने के लिए क्या लगेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम जो है बहुत मूल्यवान है, आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। आप लोग जो है ना बहुत जल्दी में रहते हैं कोर्स को ख़त्म करने के लिए, इसी वजह से ये नहीं समझ पाते कि हम जितना पढ़ें उसे इतना शानदार पढ़ें कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो। ये होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ये नहीं होता यार टू दी पॉइंट क्रैम कर लो। आप सभी का ना IQ एक जैसा है। IQ का मतलब है आप सभी का समझने की पावर एक जैसी है, लेकिन आप सभी की क्रैम करने की पावर एक जैसी नहीं हो सकती। हाँ, 4 से 5% बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत अच्छा रट्टा मारते हैं, जिन्हें सारे फैक्ट्स याद होते हैं, सारी चीज़ें याद होती हैं। लेकिन नाम याद करना, जैसे यहाँ पर आपको अगर नाम याद करने हैं तो वो तो आपको करने होंगे, लेकिन वो नाम ईजिली तभी याद हो पाएंगे अगर आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता होगी। आपको पता होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर आपने कभी सुना ही नहीं, मैं सीधे ही आके कह दूं कि बाजीराव 2 ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की थी, अब आप मुझे पूछेंगे भाई बाजीराव 2 था कौन, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? बस आपको इसी तरह से पढ़ना अपना स्टार्ट करना है, चीज़ों को समझना शुरू करना है। अगर चीज़ों को समझने में आपको मदद चाहिए तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें GS के भी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, इंग्लिश के भी रहेंगे। मैं इंग्लिश के बारे में अलग से वीडियो में बता दूंगा। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है यार। जब तक आप सही से पढ़ते नहीं हो ना, तब तक आप अपने स्कोर इंप्रूव नहीं कर सकते। और हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप कभी भी उसके आंसर तक क्वेश्चन के नहीं पहुंच सकते। हाँ, MCQ ज़रूर है, कभी आपका तुक्का ज़रूर लग सकता है, कभी ऐसा हो सकता है आपने किसी एक ऑप्शन के बारे में सुना था और वही आंसर था, लेकिन अगर आप अपनी प्रोबेबिलिटी 100% यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी रखना चाहते हैं कि आप पेपर क्लियर करें बिना इस डर के कि कट ऑफ क्या रहेगी, उसके लिए पढ़ने का तरीका बदल दीजिए। आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि हम टू दी पॉइंट कंटेंट देते हैं, लेकिन कभी भी कोई टीचर ये नहीं कहता कि मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि एग्ज़ाम में वो चीज़ें पढ़नी कैसे हैं। अगर तो आप क्रैम करना चाहते हैं तो फिर ये कोर्स ज्वाइन मत करना, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, हर एक चीज़ का मतलब समझना चाहते हैं, तब आप हमारे वीडियो लेक्चर्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसकी खास बात पता क्या है, इसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें समझाने पर फोकस किया जाएगा, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ों की समझ होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, क्या उसकी बैकग्राउंड होती है। अगर समझना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, अब होता क्या है, मैंने आपको बताया NCERT में भी कई बार ना लिंक नहीं डेवलप होते, तो हमने जो नोट्स बनाए हैं उसमें NCERT का भी ध्यान रखा है, उसमें स्टैंडर्ड बुक्स का भी ध्यान रखा गया है। तो अगर आपको समझना है चीज़ों को तो भी आपके लिए कोर्स में वीडियो लेक्चर्स हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए नोट्स भी है सेल्फ स्टडी के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और चार्जेस भी इसके कोई ज़्यादा नहीं है। इतने चार्जेस हैं कि 1 साल में अगर एक पेंट या जीन आप कम ले लेंगे ना तो इस कोर्स को कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपको कह सकता हूँ कि कोई भी बंदा अगर 40,000 भी ले रहा है ना आपसे ऑफलाइन कोचिंग में, अगर जो मैं आपको पढ़ा दूंगा उन्होंने पढ़ा दिया है तो मैं ये काम करना ही बंद कर दूंगा, पढ़ाना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें मैं बता रहा हूँ वो सारी समझाई जाएंगी। अब जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था GS और इंग्लिश का, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं अलग अलग टीचर से बात करके उनसे लेक्चर बनवा लूँ और एक ही गो में CDS का कोर्स तैयार कर दूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे डेमो लिए, लेकिन बात वही आ जाती है,
कोई भी टीचर समझा नहीं रहा था। मैंने डेमो लिए, उनको देखा, उनको परखा, लेकिन समझाया नहीं जा रहा था और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। अब 5 सब्जेक्ट पढ़ाना और करंट अफेयर्स करवाना, सारी चीज़ें करना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने अपहिल टास्क लिया है। मैं ये सारे लेक्चर्स कवर करूँगा और सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो। कोई भी जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ पर आपको रट्टा मरवाया जाएगा। जहाँ पर कुछ भी रट्टा मारना होगा मैं खुद बताऊँगा, नहीं तो 90% चीज़ें जो हमारी होती हैं वो समझने से हो जाती हैं। तो अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सीडीएस की फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, 100% चांस बनाना चाहते हैं कि आप अपना सीडीएस क्लियर करें, तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं दावा करता हूं कि आप दोबारा रिग्रेट नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। अभी हम बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। ये बुक लिस्ट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हमारा कोर्स अभी ज्वाइन नहीं किया है। जिन भी बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है उन्हें ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, उन्हें मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वही करने हैं, गो थ्रू करने हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स में सारी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं। उसी तरह से वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, फिर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब कुछ बंदे होते हैं वो कहते हैं कि सर आपने भी तो किताबों से पढ़ा है, हम क्यों नहीं किताबों से पढ़ सकते। बिल्कुल पढ़ सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम है, आप उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अभी अगले 5 महीनों में, और उसी लेवल का पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर करो। मैं आपको सारी बुक लिस्ट बताऊंगा। अब देखिए, पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पढ़ने के तरीके में पता क्या होता है, मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जहाँ जहाँ पर भी आपको कोई और स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, बस एक ही चीज़ का ध्यान में रखना कि आपको व्हाट व्हेन हाउ का उत्तर मिलना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है और इस टॉपिक की रेलिवेंस क्या है, और आपको पता चलना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो आए कहाँ से है। ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद आप टॉपिक को पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो आपका काम जो है डन हो जाएगा। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। देखिए, जहाँ पर भी मैं आपको एनसीईआरटी बताऊंगा ना, एनसीईआरटी के साथ में हेल्प ज़रूर ले लेना गूगल की, विकीपीडिया की, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ जगह आपकी ब्लैंक होती है जहाँ पर कनेक्शन बिल्ड नहीं किए जाते। वो कनेक्शन बिल्ड आपको खुद ही करने होंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की, देखिए अगर मैं आपको कह दूँ ना सीधा 11th या 12th की ज्योग्राफी पढ़ लो, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है ना, आप कभी नहीं कर पाएंगे यार। अभी मैंने आपको डेल्टा और एस्चुरी की बात की है, तो मैंने भी कहीं हवा से नहीं वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, किताबों से ही पढ़ी हैं। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए बेस क्लियर करना होता है। अगर आप सीधा 11th और 12th की ज्योग्राफी करते हैं ना, पढ़ने जाते हैं, तो आपका बेस ही क्लियर नहीं है, आपको टर्म्स के मतलब ही नहीं समझ आएंगे। अगर टर्म्स के मतलब नहीं समझ आएंगे तो कैसे हो सकता है कि वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी डेवलप हो जाए। प्लस ज्योग्राफी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिक्स्थ क्लास से एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, जिसमें से 6th 7th 8th के तो चैप्टर्स ही बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप ज्योग्राफी की 6th 7th 8th की एनसीईआरटी ख़त्म कर सकते हैं, रेदर देन कि आप सीधा 11th और 12th पे जाएं। आई सुजेस्ट अपना बेस क्लियर करिए। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, किस तरह से फॉर्मेशन होती है, किस तरह से विंड्स, मॉनसून, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। आपकी नींव मजबूत होगी ना, फाउंडेशन मजबूत होगी, तब जाकर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप 11th की ज्योग्राफी सीधा खोल भी लेंगे, कौन बंदा कहता है यार इधर इतनी देर से जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उन्हें 11th की ज्योग्राफी आज तक समझ नहीं आई। तो आप कहते हैं कि आप बिना बेस क्लियर किए 6th से 10th तक की एनसीईआरटी पढ़े बिना ही 11th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी। खुद पढ़ के देख लेना, और अगर एक बार पढ़ लेंगे ना, देख लेना कि आपको कितना रिटेन हुआ है। रिटेन करने के लिए समझना ज़रूरी है, समझने के लिए फाउंडेशन बनानी होती है, और फाउंडेशन आपकी छोटी क्लासों की किताबों से ही बनती है। इसी वजह से आपको 6th क्लास से लेकर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़नी है, और जहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आती वहाँ पर गूगल की हेल्प लीजिए, विकीपीडिया की हेल्प लीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, लेकिन चीज़ों को समझना है। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, 6th क्लास से
एनसीईआरटी पढ़नी है 12th तक। अब इसमें से अगर आपको इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पढ़नी है, आप चाहते हैं आपका बेस क्लियर है, आपको सारी समझ है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पर, तो फिर आप 9th 10th 11th 12th की पढ़ सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपको वैसे ही सब कुछ आता है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है, फिर आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। होता क्या है 11th की एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन उसको समझने के लिए ना 9th की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 9th के एनसीईआरटी में ना उन चीज़ों का बेस डेवलप किया गया है कि किस तरह से वो चीज़ें चलती हैं। लैंड फॉर्म्स 11th की क्लास में भी दिए, 9th की क्लास में भी दिए हैं, लेकिन 9th क्लास में आपकी फाउंडेशन को डेवलप किया गया है ताकि आप उस लेवल तक सोच पाएँ। उस लेवल तक सोचने के बाद ही आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब खुद देखिए, अगर आप सीधा 11th की चीज़ें पढ़ सकते तो हम धीरे धीरे एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी से तीसरी क्लास में क्यों जाते। हम तो 5th क्लास की बात कह देते कि हम तो 10th क्लास का पढ़ेंगे भाई। अब ऐसे नहीं होता, फाउंडेशन डेवलप करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना पड़ता है। ये बात हो गई ज्योग्राफी की। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो देखिए इंडियन हिस्ट्री ही करनी है, वर्ल्ड हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। इसी वजह से किताबें आपकी कम हो जाती है एनसीईआरटी की 6, 7, 8, 12, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री आपकी 8th क्लास में है, 12th क्लास में है, ये दोनों करनी है। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री के टॉपिक्स आप इस वजह से नहीं पकड़ पाते क्योंकि हिस्ट्री कभी भी पूरी ना तो एनसीईआरटी से आती है, ना ही स्टैंडर्ड बुक से आती है। इसी वजह से हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है, और एनसीईआरटी के साथ साथ कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी ज़रूरी है। कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो सकती है, मैं नहीं कहता कि स्पेक्ट्रम पढ़ो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना, लेकिन उसमें एक ही लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। बट व्हेन हाउ, जो भी टॉपिक्स पढ़े उसकी आपको समझ होनी चाहिए। इसी तरह से आपका अगला सब्जेक्ट है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी के ना टॉपिक्स लिमिटेड हैं, 30 टॉपिक्स हैं मुश्किल से। आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं भी करना ना तो मत करना, लेकिन कोर्स को जैसे ही ओपन करेंगे ना तो हर एक सब्जेक्ट जो वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे उसका टाइटल आपको दिख जाएगा। उन टाइटल से आपको ना टॉपिक्स पता चल जाएंगे। उन टॉपिक्स को उसी सीक्वेंस में पढ़ लेना। आपके पास कोई भी बुक है, एनसीईआरटी से पढ़ना एनसीईआरटी से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़ना यूट्यूब से पढ़िए, हमारे से पढ़ना चाहते हैं हमारे से पढ़ सकते हैं, कोई उसमें बंदिश नहीं है। लेकिन एक बार वीडियोस जाकर देख लेना, उनका टाइटल देख लेना, ताकि आपको टॉपिक्स की क्लैरिटी हो सके। अब बात आती है पॉलिटी की। देखिए अगर तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के लिए पढ़ना है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पॉलिटी के लिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना, कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ लेना। पॉलिटी में स्टैंडर्ड मटेरियल है, हर जगह से मिल जाएगा, लेकिन याद रखना क्या, चीज़ों को आपको समझना है। एक बार चीज़ें समझ में लग गई तो पॉलिटी बहुत आसान है। पॉलिटी को आप इस तरह से लेकर चलना कि यार अगर 30 टॉपिक्स है ना तो हर दिन में एक टॉपिक करना है, लेकिन समझ कर करना है, और उसे इस तरह से करना है कि दोबारा आपको भूले ना। अब देखिए पॉलिटी में मैंने आपको बता दिया, लक्ष्मीकांत इस वजह से मत पढ़ना क्योंकि बहुत मोटी बुक है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप खुद से फिल्टर कर सकें और फिर देख सकें। बाकी अगर आपको नोट चाहिए हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पॉलिटी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरी चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखना, लक्ष्मीकांत मत पढ़ना, एनसीईआरटी मत पढ़ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेना। लेकिन आपके पास टाइम ज़्यादा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई मोटी बुक होगी तो भी कंप्लीट कर लेंगे तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि कल को आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी एग्ज़ाम देना है या फिर सीएपीएफ भी देना है, तब आप लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की तो देखिए इकोनॉमिक्स में 11th 12th की एनसीईआरटी आप कर सकते हैं, जिसमें से 12th की एनसीईआरटी में 2 किताबें हैं, माइक्रो की, मैक्रो की, और इसमें साथ साथ में ही बेसिक बताए गए हैं। इस एनसीईआरटी में 12th में बेसिक से ही शुरू किया गया है माइक्रो को और मैक्रो को। इसी वजह से कोई छोटी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका बेस डेवलप होगा, बेस अच्छा होगा, तो माइक्रो मैक्रो के क्वेश्चन आप आराम से निकाल लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी माइक्रो रहती है, जिसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सोर्स मैंने बता दिया है, पहले आप 12th एनसीईआरटी पढ़ना, 12th एनसीईआरटी के बाद ही 11th एनसीईआरटी के ऊपर जाना। अभी बात करते हैं साइंस की। तो देखिए जो हमारी साइंस है ना, उसमें आपको 8th 9th 10th की एनसीईआरटी करनी है, इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी ज़रूर कर लेना, और बायोलॉजी समझ के कर लेना थोड़ी सी, क्योंकि बायोलॉजी में सिलेबस आपका बहुत कम है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमसे रट्टा नहीं लगता, उसमें रट्टा लगाने जैसा कुछ नहीं है। उसमें भी अगर आप चीज़ों को समझेंगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। हाँ, कुछ नाम होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जिनको याद रखना होता है, लेकिन उनको याद रख पाएंगे अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे। तो 8th 9th 10th की एनसीईआरटी, और जो हमारी रही बात फिजिक्स की, उसको थोड़ा सा स्मार्टली कर लेना, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी पोर्शन भी आता है। तो फिजिक्स पर ज़्यादा टाइम मत लगाना, इस तरह से एफर्ट लगाना है कि कम एफर्ट से आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। उसके लिए एक चीज़ ज़रूर कर लेना, एक पेज ले लेना जिसके ऊपर सारे फॉर्मूला लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा फिजिक्स में पूछे जाते हैं। अलग से कौन कौन से टॉपिक करने हैं उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा, नहीं तो आप एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर जैसे जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको फिजिक्स में करने हैं, बायो में करने हैं, केमिस्ट्री में करने हैं, ज्योग्राफी में करने हैं, हिस्ट्री में करने हैं। बस उन टॉपिक्स को करते रहना, पढ़ते रहना, आराम से सीडीएस आपका हो जाएगा क्लियर। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको कहीं पर भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा करंट अफेयर्स करवा देगा वो सफिशेंट है। और इस बार जो करंट अफेयर्स की वीडियोस आने वाली है वो बहुत शानदार आने वाली है, बहुत धमाकेदार वीडियोस आने वाली है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस तरह से इस बार मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा कि क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। फिर भी आपको मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए हो तो वो भी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे डाउनलोड कर लेना। करंट अफेयर्स की चिंता आपको नहीं करनी है, इस बार बहुत धमाकेदार वीडियो आएगी। बुक लिस्ट के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी बुक लिस्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और पूछ लेना अगर आपको बुक लिस्ट के बारे में कोई भी डाउट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना कैसे है, मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंसी किस तरह से आएगी, फोकस किस तरह से आएगा। अब आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद दो चीज़ों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बताते हैं कि जो आपने पढ़ा है क्या वो अच्छे से पढ़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सिर्फ आंसर तक पहुंचना ही हमारा मोटिव नहीं होता, बल्कि उसको एनालाइज करना होता है कि पेपर में जो ऑप्शंस भी आई हैं उसमें से हमें मैक्सिमम कितनी चीज़ें पता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होंगी तभी हम कह सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन अच्छी है। अगर आप सिर्फ आंसर पर पहुंच भी गए तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फ़ायदा तब है अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में A to Z पूरी की पूरी क्लैरिटी है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है, इसी तरह से टेस्ट सीरीज सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। कारण क्या है? पहला कारण ये है कि एग्ज़ाम की तरह का इन्वायरमेंट आपको पहले ही मिलना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लस कुछ नए क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं जिससे आपकी तैयारी हो जाती है, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से अटेम्प्ट नहीं करने, नेगेटिव मार्किंग कम होगी ज़्यादा होगी, आपका एवरेज स्कोर कितना रहता है, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज से पता चलती हैं। तो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। चाहे आप सीडीएस का पेपर देने जाए, चाहे कोई और पेपर देने जाए, इन दो चीज़ों की महत्वता बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स चाहते हैं डाउनलोड करना तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो प्ले स्टोर पर जाकर डायरेक्टली गवर्नमेंट एग्जाम फंडा लिखेंगे तो भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी सीडीएस एग्जाम के रिलेटेड।
अब मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पता क्या होता है, पहले तो आपको ये पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेटली किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आपको ट्रीटी ऑफ बरसाइन बताया, यानी कि जब आपकी एंग्लो मराठा वॉर्स आएंगी तो आपको एंग्लो मराठा वॉर्स जो है अच्छे से पढ़नी है। अब अगर आपको एंग्लो मराठा वॉर्स पूछी गई हैं तो आपको एंग्लो मैसूर वॉर्स भी पूछी जा सकती हैं। तो इसी तरह से चीज़ों को रिलेट करके आपको पढ़ना है और लास्ट में टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी है। उससे आपको अपने लेवल का पता चलेगा, नए क्वेश्चंस का पता चलेगा, आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं। अब जो हमारे नोट्स होते हैं ना, वो पहली बार में कभी भी नहीं बनाने होते। होता क्या है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ कई बच्चे ना एक एक लाइन लिख देंगे, एक एक शब्द लिख देंगे। यार आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ते कम हो, अब उसमें से भी आधे से ज़्यादा टाइम आप निकाल देते हो लिखने में। लिखो, ज़रूर लिखो, क्योंकि नोट्स आपको रिवाइज करने में मदद करेगी, लेकिन नोट्स किस तरह से लिखने हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी भी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं या सुनते हैं ना, आपके लिए वो सारी चीज़ें होती हैं बिल्कुल न्यू। इस वजह से आपको लगता है मैं इसमें से कुछ भी रिटेन नहीं कर पाऊंगा, जिसकी वजह से आप अपनी नोटबुक में A to Z सब कुछ लिख देते हो, लेकिन पहली बार में नोट्स कभी भी नहीं बनाते हैं। आपको क्या करना होता है, एक बार लेक्चर को सुन लिया, जब उस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करने आए हैं ना, तब आपको पता चल जाता है कि आपको कितना रिटेन हुआ है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तब नोट्स बनाने होते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप नोट्स रिवीजन के टाइम पर बनाएंगे, पहली चीज़ कि आप रिवाइज ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बना भी लिए हैं कभी रिवीजन नहीं होगी। अब आप नोट्स बना रहे हैं जब आप रिवाइज कर रहे हैं, इससे दो काम हो गए, एक तो नोट्स आपके बन जाएंगे शॉर्ट, प्लस आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, यानी कि आपके दोनों काम डन हो जाएंगे। अब जब शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो आप उसको ईजिली रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेरे नोट्स हैं, मेरी ही राइटिंग है, मुझे पता है कि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पर फोकस रखिए कि नोट्स कैसे बनाए हैं। अब आप इसको समझ नहीं सकते, सिर्फ इसको मैं समझ सकता हूँ। जैसे यहाँ पर एसके हेलमिंथस की बात की गई है, तो यहाँ पर ऑर्गन्स के आगे मैंने टिक लगाई है, इसका मतलब एसके हेलमिंथस में हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है, उसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर पाई जाती है, उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे मैंने क्रॉस लगाया है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम के आगे मैंने क्रॉस लगाया है, इसका मतलब उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर भी एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं है, कम्प्लेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है कि इसे एक्टोडर्म कहते हैं लेयर को, इसे मीजोडर्म कहते हैं, इसे एंडोडर्म कहते हैं। यानी कि अब मेरे नोट्स को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब मैं इसे रिवाइज करता हूँ ना, जब मैं इसे दोबारा पढ़ूंगा या आप लोग दोबारा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में पॉइंट्स बन जाएंगे। और जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास इस तरह से पॉइंट्स है ना, इन डॉट्स को तो आप कनेक्ट कर ही लेंगे, जब कनेक्ट कर लेंगे तो रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। इसी वजह से सिर्फ मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हैं कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनमें एक्सक्रीशन होती है कि नहीं होती, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है या नहीं पाया जाता, एसके हेलमिंथस का मतलब क्या होता है, इसमें कैविटी होती है। तो सारी चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, लेकिन शॉर्ट में, तो शॉर्ट में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप एफिशिएंट नोट्स कभी नहीं बना पाएंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, पढ़ना कैसे है, फोकस कैसे रहना है, नोट्स हम बनाते किस तरह से है, एफिशिएंट नोट्स क्या होते हैं जिससे हम रिकॉल कर सकते हैं, लंबे समय तक कैसे चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, ये सारे हमारे पिलर्स हैं प्रेपरेशन के। सिर्फ और सिर्फ बैठकर पढ़ना पिलर्स नहीं होते, उसमें सभी चीज़ों का रोल होता है, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है, फिर आप जाकर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हो।
कोई बंदा सेम एग्जाम में 150 स्कोर करता है, कोई 200 भी स्कोर करता है 300 में से। IMA वालों की अगर मैं बात करूं, अगर कट ऑफ 150 जाती है ना, तो वहां पर उसी एग्जाम में 200 स्कोर करने वाले भी बच्चे होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना स्कोर करना है, कि हर बार की तरह कट ऑफ के आगे पीछे मंडराते रहना है, कि इस तरह से पढ़ाई करनी है कि कट ऑफ मायने ही ना रखे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता क्या होता है? एक्शन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब तक एक्शन नहीं लेते ना, तब तक आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर सकते, ना ही आप डेली टारगेट्स कंप्लीट कर पाएंगे। और जब तक आपकी ये आदत बनी रहेगी ना, मैं आज नहीं कर सकता यार ये काम, मैं ये काम कल कर लूँगा, आज ही मैंने आपके फ़ायदे की बात बताई है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जो मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ उसे गो थ्रू करना स्टार्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन करिए। ये आपके लिए शुभ काम है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं, मैं आज नहीं करूँगा, मैं ये काम कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। एप्लीकेशन तो वही रहेगी, चैनल तो वही रहेगा, लेकिन जब तक आप चीज़ों को डिले करते जाएंगे ना, आपकी सक्सेस भी उतनी ज़्यादा डिले होती रहेगी। इसके ऊपर दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जब भी आपके दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है ना, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं और उन विचारों को हम भूल जाते हैं। या तो वो सारी चीज़ें तब कंप्लीट हो सकती है अगर हम उन्हें कहीं पर लिख लें, राइट कर लें। जैसे मैंने डायरी लगाई हुई है, अगर मुझे कोई काम करना होता है तो मैं डायरी के ऊपर लिख लेता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, या फिर उसी वक्त वो काम कर दो, क्योंकि अगर आपने डिले कर दिया तो वो काम आप भूल जाएंगे, आपको भूल जाएगा मैंने जो आज चीज़ें बताई हैं। या तो उसे लिख लो, इस वीडियो को सेव कर लो, या फिर जो बातें मैंने आपको बताई हैं उस पर अमल कर लो। अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो एक बात याद रख लेना, 5 सेकंड के अंदर ही एक्शन ले लो, नहीं तो माइंड आपको इतने सारे रीज़न बता देगा कि क्यों मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। अभी मैंने आपको समझाया पढ़ना कैसे है, लेकिन माइंड आपको बता देगा दोबारा से कि वैसे ही पढ़ो जैसे पढ़ते आ रहे हैं। 5 सेकंड में डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस तरह से पढ़ना है। सुबह आपको उठना होता है ना, अगर उठा नहीं जाता, जैसे ही आपकी आंखें खुलती है 5 सेकंड के अंदर अंदर ही बेड से उठ के बैठ जाओ। अगर नहीं बैठोगे तो आपको आपका माइंड इतने सारे रीज़न दे देगा कि आज क्यों नहीं उठना चाहिए। सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर आपको एक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें आपको रखनी है ध्यान। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ विराम। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे विश्वास है कि आपने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जो आपकी ज़िंदगी में काम आने वाली हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, मैं नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करो, लेकिन नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ जी सर, मैंने इस वीडियो को पूरा देखा है और आज से मेरी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है और मैं आपको CDS का एग्ज़ाम क्लियर करके दिखाऊंगा। तो चलिए विराम लेता हूँ। जय हिंद।